नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आरएस जंक्शन पर। मैं हूं घनश्याम शर्मा और दिनांक 21 अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर्स लेकर हाजिर हूं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, एसीएफ एग्ज़ाम की डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं और आपके फरवरी और मार्च महीने में इन एग्ज़ाम्स का आयोजन होगा। तो अब आप वापस से अपनी कमर कस लीजिए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। कुछ छात्रों का प्रश्न था कि सर, एसीएफ की तैयारी के लिए हम कब से जो है बात करें, कब से चर्चा करें। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एसीएफ एग्ज़ाम की आप जो तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए करंट अफेयर्स आपको, चूंकि हमारा पिछला एग्ज़ाम जो है सितंबर में होना था और यदि पेपर सितंबर में सेट किए गए हैं तो उम्मीद है कि उन्हीं पेपर्स का यूज किया जाए या फिर ना किया जाए। तो दोनों ही परिस्थितियों को देखते हुए आपको लगभग जनवरी 2020 से लेकर के और आने वाले समय तक, जब तक आपका एग्जाम होगा, तब तक के करंट अफेयर्स आपको जो है तैयार करने हैं। तो वैसे तो पिछले करंट अफेयर्स में मैंने आपको बुक्स के रूप में अवेलेबल करवा रखे हैं आपके आरएस जंक्शन एप्लीकेशन पर, तो वहां से आप देख सकते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के प्रश्न के साथ में। पहला प्रश्न जो है दोस्तों, ये है एक आपके अभ्यास से संबंधित। तो भारत और श्रीलंका के बीच में हाल ही में एक युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया, जो कि 8वां वार्षिक संयुक्त अभ्यास था और उसका नाम है स्लाइनेक्स। स्लाइनेक्स मतलब श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज 2020। इसका आयोजन जो है श्रीलंका के ही त्रिंकोमाली तट जो है वहां पर किया गया है। तो श्रीलंका के त्रिंकोमाली तट पर इस अभ्यास की शुरुआत हुई और 2 दिवसीय इस अभ्यास के दौरान जो है दोनों देशों की नौसेनाएं आपस में मिलकर के और यह अभ्यास करेंगी। रियल एडमिरल बंडारा जयतिलका, जो कि श्रीलंका के रियल एडमिरल हैं, उनके नेतृत्व में श्रीलंका के नौसैनिक पोत सयूरा और गजबाहु जो है वो अभ्यास में शामिल हो रहे हैं। भारत की बात करें तो भारत की ओर से नौसेना के पोत कमोरता और किल्तन का नेतृत्व रियल एडमिरल संजय वात्स्यायन द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा भारत के चेतक हेलीकॉप्टर और डॉर्नियर गश्ती विमान जो है वो भी इसमें भाग लेंगे। जैसा कि हमेशा ही होता है, इस तरह के जो एक्सरसाइजेस होते हैं उनका उद्देश्य होता है कि दोनों देशों की नौसेनाएं आपस में मिलकर के मल्टी डायमेंशनल जितनी भी आपकी नेविगेशनल और समुद्री एक्टिविटीज़ हैं, उन एक्टिविटीज़ को थोड़ा बेहतर करें और दोनों देश आपस में एक दूसरे को समझते हुए सहयोग को बढ़ा पाएं। इसी चीज़ को लेकर के इस तरह के नेवल एक्सरसाइजेस को किया जा रहा है। तो स्लाइनेक्स 2020 भारत और श्रीलंका के बीच एक नौसैनिक वार्षिक संयुक्त युद्धाभ्यास है, जिसका 8वां संस्करण अभी किया गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नीति आयोग, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के नाम से जाना जाता है और जिसका कार्य है पूरे देश भर में नवाचारों को लागू करते हुए इसके साथ साथ एक मार्ग प्रशस्त करना, जिससे देश को जो है एक संतुलित या सतत विकास की ओर हम आगे बढ़ा सकें। राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा से लेकर के सहकारी और प्रतिस्पर्धी दोनों तरह के संघवाद को ये बढ़ावा देता है और इसी के क्रम में एक कंपनी के साथ मिलकर के इन्होंने फ्रंटियर टेक्नोलॉजी क्लाउड इनोवेशन सेंटर जो है उसकी स्थापना की है। किसके साथ? अमेजॉन वेब सर्विस के साथ। अमेजॉन वेब सर्विस जो है उसके साथ मिलकर के नीति आयोग ने एक फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज क्लाउड इनोवेशन सेंटर की स्थापना की, जो डिजिटल इनोवेशन अर्थात तकनीकी नवाचार जो है उनके माध्यम से कृषि और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में जो भी सामाजिक चुनौतियां हमारे आसपास है उनको दूर करने का काम करेगा। ये जो क्लाउड इनोवेशन सेंटर है ये भारत में पहला AWS अर्थात अमेजन वेब सेंटर का क्लाउड इनोवेशन सेंटर माना जाएगा और इसे राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया गया है। ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, दक्षिण कोरिया और अमेरिका जैसे देशों में ऐसे बहुत से केंद्र हैं, ठीक है। और अब भारत में भी इस तरह का केंद्र है जो कि नवाचारों को प्रोत्साहित करेगा। इससे क्या होगा? इससे नवाचार आगे बढ़ पाएंगे, वर्कफोर्स हमको मिल पाएगा और इसके साथ साथ हमारे जो युवा हैं उनका स्किल डेवलपमेंट भी हो पाएगा। AWS CIC की अगर मैं बात करूं तो ये एक ग्लोबल प्रोग्राम है जो सरकारी जो एजेंसियां हैं, चूंकि उनके पास तकनीकी कमी होती है और प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा बेहतर तकनीकें उपलब्ध होती है, उनको जो है अवसर प्रदान करता है ताकि वे अपनी जो समस्याएं हैं या जो चुनौतियां उनके सामने सरकारी योजनाओं को या फिर जो लाभ प्राप्तकर्ता वर्ग होता है वहां तक पहुंचाने में जो भी दिक्कत है उन दिक्कतों को दूर करने का प्रयास करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 85वां प्रश्न हमारा इस महीने का, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं खेलों की। तो एक भारतीय निशानेबाज है जिन्होंने हाल ही में शेख रसल अंतरराष्ट्रीय राइफल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। आपको नाम बताना उनका
और उनका नाम है इलावेनिल वलारिवान। तो दुनिया की नंबर 1 भारतीय निशानेबाज इलावेनिल वलारिवान ने बांग्लादेश की ओर से आयोजित शेख रसेल अंतर्राष्ट्रीय एयर राइफल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। शाहू तुषार माने ने इस प्रतियोगिता में रजत पदक भी जीता। इस प्रतियोगिता का आयोजन बांग्लादेश निशानेबाजी खेल महासंघ ने ऑनलाइन किया था। इलावेनिल को $1000 की इनामी राशि इसमें दी गई है, जबकि शाहू माने को $700 की इनामी राशि मिली है। इस 60 शॉट की प्रतियोगिता में 6 देशों के निशानेबाजों ने हिस्सा लिया और इसमें मेजबान बांग्लादेश और भारत के निशानेबाज भी सम्मिलित थे। तो छोटी सी एक प्रतियोगिता जो कोविड-19 के बाद में हाल ही में हुई है, तो उससे जुड़ा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विकास की बात करें तो देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है उसकी हाल ही में स्थापना के लिए आधारशिला रखी गई। कहां पर? असम में। तो असम के जोगी घोपा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की। देखो, लॉजिस्टिक का संबंध होता है आपके विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के परिवहन से, और मल्टी मॉडल का मतलब होता है जहां पर आप एक स्थान पर क्या करते हो, एयर कनेक्टिविटी दे देते हो, आप रेलवे लाइन की कनेक्टिविटी दे देते हो, और इसके साथ ही आप जो है सड़क वाली कनेक्टिविटी भी यहां पर दे देते हो। तो अगर कोई भी स्टेशन जो रेलवे, एयर और सड़क से तीनों से एक साथ जुड़ा हो, मतलब आपके पास में किसी भी माध्यम से जो है सामग्री आए, उसको आप दूसरे किसी अन्य माध्यम से एक ही स्थान पर भेज दें, तो ये होते हैं आपके मल्टी मॉडल। तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला असम के जोगी घोपा में रखी गई है, ताकि जो लॉजिस्टिक्स है उनको बहुत तेजी से भेजा जा सके। 693 करोड़ रुपए की लागत वाला ये पार्क है, जो हवाई, सड़क, रेल और जल मार्ग से कनेक्ट होगा। इसका विकास भारत की महत्वाकांक्षी भारत माला परियोजना के अंतर्गत किया जाएगा। भारत माला परियोजना दरअसल आपकी जो बंदरगाह हैं, इनको जोड़ने के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही एक बेहतरीन परियोजना है, जो आंतरिक क्षेत्रों और आपस में तटीय क्षेत्रों के बीच में बेहतर परिवहन को बनाने का प्रयास करती है, जिससे कि उत्पादन केंद्रों को सीधा सीधा हमारे जो निर्यात के लिए या जो विदेश जाने वाले सामग्री के केंद्र हैं, खासकर बंदरगाह, उनसे जोड़ा जा सके। तो ये भारतमाला परियोजना के अंतर्गत किया जाने वाला कार्य है। मंत्रालय द्वारा देश में 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स जो हैं वो भी विकसित किए जाएंगे। यह ब्रह्मपुत्र नदी से लगी 317 एकड़ भूमि में विकसित किया जा रहा है। निर्माण का पहला चरण 2023 तक पूरा हो जाएगा। चलिए रक्षा क्षेत्र की भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। हाल ही में जो है एक और सेंट नामक मिसाइल का परीक्षण किया गया है। आपको बताना है ये मिसाइल जो है इसका संबंध किस क्षेत्र से है। तो सेंट मिसाइल एक एंटी टैंक मिसाइल है, ठीक है, और इसका हाल ही में परीक्षण किया गया। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमारे जो गाइडेड डेवलपमेंट मिसाइल प्रोग्राम है, उसके तहत नाग मिसाइल जो है उसको डेवलप किया गया था। उसके बाद नाग का हेलीकॉप्टर वर्जन हेलिना के नाम से लॉन्च किया गया। अब चूंकि हेलिना जो है उसकी रेंज जो है वो थोड़ी कम है, ठीक है, वो लगभग 7 से 8 के बीच में होती है किलोमीटर में, लेकिन अब उसको और ज़्यादा विकसित करते हुए स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल अर्थात सेंट मिसाइल जो है उसका परीक्षण किया गया है। डीआरडीओ वायुसेना के लिए इसको विकसित कर रहा है। तो ये हेलिना का ही अपग्रेडेड वर्जन है, ये नाग का नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हेलिना हमारे पास है जो एयरप्लेन, हमारे जो हेलीकॉप्टर्स है उनके लिए काम करती है। तो हेलिना का अपग्रेडेड वर्जन हम मानेंगे सेंट को। तो ये ऐसी मिसाइल है जिसमें लॉन्च के बाद लॉक ऑन और लॉन्च क्षमता से पहले लॉक ऑन दोनों होंगे। इससे पहले भारत ने ओडिशा के बालासोर से हाल ही में पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया था, जिसकी क्षमता हम 250 किलोमीटर के करीब मानते हैं। इसके बारे में बात करूं तो मैंने बताया आपको ये हेलिना मिसाइल के उन्नत वर्जन के रूप में है, जिसकी 7 से 8 किलोमीटर की सीमा है। नई मिसाइल की रेंज 15 से 20 किलोमीटर के बीच है। सक्रिय रडार इसमें जोड़ा गया है और लॉन्च प्लेटफॉर्म को लक्ष्य क्षेत्र से सुरक्षित दूरी पर स्थित किया जा सकता है, ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत प्लेटफॉर्म को ना हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आज के अगले प्रश्न की। इफ्को जो कि हमारे यहाँ पर प्रमुख उर्वरक उत्पादक संस्थान है, लिमिटेड कंपनी है। तो भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा है, उसके द्वारा हाल ही में एक गठन किया गया संगठन का, जिसका नाम है सिफको। ये सिक्किम इफ्को ऑर्गेनिक्स लिमिटेड है। नाम में ऑर्गेनिक्स है, इसका मतलब इसका काम है जैविक खेती का। तो ये क्या करता है, जैविक खेती को बढ़ावा देने का काम कर रहा है, और इसीलिए इसने अपना पहला निर्माण कार्य सिक्किम के ही
रंगपो में शुरू कर दिया है। तो सिक्किम के रंगपो में पहला निर्माण कार्य किया जा रहा है आपके सिफको के द्वारा। तो याद रखना सिफको क्या है, सिफको एक लिमिटेड कंपनी है जो आसाम में इफको की मदद से ऑर्गेनिक्स को बढ़ाने का काम करेगी। न केवल आसाम में बल्कि इसके साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में भी कार्बनिक कृषि इनपुट से प्रसंस्करण और कार्बनिक कृषि उत्पाद में मूल्य संवर्धन के लिए कार्बनिक मूल्य श्रृंखला बढ़ाने पर केंद्रित है। सिफको बहुत से देशों के साथ में जो है आयात करने वाला है, चीज़ों का व्यापार करने वाला है। तो व्यापार आयात नहीं, सॉरी, निर्यात। तो यहाँ से उत्पादन में अदरक, हल्दी, बड़ी इलायची, बकवीट जैसी चीज़ें जो है इनको जैविक तरीके से उत्पादित करते हुए इनका बेहतर मूल्य किसानों को मिले, इसका प्रयास किया जाएगा। पूरी श्रृंखला 100% जैविक प्रमाणित होगी और आप जानते हैं जैविक प्रमाणित फसलों का मूल्य सामान्य फसलों की तुलना में 1.5 से 2 गुना अधिक होता है। तो गैर विषैली चीज़ों को विदेशों में काफ़ी मांग भी होती है। स्थायी कृषि को बढ़ावा मिलेगा, ग्रीन हिमालयन अर्थव्यवस्था बनेगी। सिक्किम के बारे में बता देना चाहता हूँ, पहले ही ये 100% जैविक राज्य अर्थात देश का पहला जैविक राज्य अगर किसी को बोला जाए तो सिक्किम है। अगर राज्य में किसी जिले की बात की जाए तो राजस्थान में डूंगरपुर जो है ये पहला जैविक जिला माना जाता है। तो ये है दोस्तों आज के करंट अफेयर जिन पर मैंने चर्चा की। कहीं ना कहीं से प्रश्न जरूर बनेंगे, पहले भी बने हैं, आगे भी बनते रहेंगे। करना क्या है आपको, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारा एप्लीकेशन RS जंक्शन के नाम से जहाँ पर आप जा सकते हैं और हमारे जनवरी से लेकर के अभी तक के सभी करंट अफेयर्स की PDFs वहाँ अवेलेबल है जिनका लाभ आप उठा सकते हैं। ACF एग्जाम के लिए आपके लिए जो एनवायरमेंटल साइंस उसकी टेस्ट सीरीज वहाँ पर है। एनवायरमेंटल साइंस का कोर्स वहाँ पर आपके लिए अवेलेबल है। इसके अलावा आपके लिए इकोनॉमिक्स के कोर्सेज अवेलेबल हैं, आर्ट एंड कल्चर के कोर्सेज अवेलेबल हैं, इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स हमारा मैम का अवेलेबल है। तो इन सभी का फ़ायदा आप अगर ACF की तैयारी कर रहे हैं तो ले सकते हैं। चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद।